on this computer. Okay, the recording has been started. चलो आज का हम लोग लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ने वाले और उस प्रिंसिपल का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. तो इस पर आपको एक क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम. स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम. तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ना शुरू कर लेते हैं वन बाय वन. वर्क एनर्जी थ्योरम. तो यहाँ पे मैं एक प्रिंसिपल पहले लिख लेता हूँ. वर्क एनर्जी थ्योरम का जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है, एक सिंपल फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ. देखो, तो प्रिंसिपल ऐसा है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रहा है मैं आपको बताता हूँ. ड्यू टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ड्यू टू वर्क डन बाय conservative force, due to work done by conservative force is entirely converted into kinetic energy, converted into kinetic energy, entirely converted into kinetic energy. Hello. And vice versa. काय रे बाबा. ओके. ओके, तर so can I say this is a law of conservation of energy? Can I say this is a law of conservation of energy? Am I correct what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. So this principle is very very simple. 1 second, एक चार्जिंग लावून घेतो. टाइम तुमचा कमी करत नाही, डोंट वरी. ते लॅपटॉप सगळं लावण्यासाठी फार कुस्ती खेळायला लागते. ओके, ते शिकवत असताना पुढे चार्जिंग आहे व्हायचं. ओके, चलो आप कोई टेंशन नहीं, फ्रीली हम लोग अब काम कर सकते हैं. तो पहली चीज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप एक काम करो, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक समझो कोई ऑब्जेक्ट है, हमेशा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ. वन ऑब्जेक्ट इज देयर, जिसका मास m है, जिसका मास है m. ओके, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी u के साथ. ये इनिशियल वेलोसिटी है उसकी. u का मतलब इनिशियल, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी. ओके, तो इस ऑब्जेक्ट पर कोई एक ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है. आई डोंट नो विच ऑपोजिंग फोर्स इज देयर, बट एक कांस्टेंट ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट ऑपोजिंग फोर्स. बट रिमेंबर हियर व्हाटएवर द ऑपोजिंग फोर्स इज देयर, नो दैट मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स. दैट मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स, अदरवाइज दिस प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड. कंजर्वेटिव फोर्स असेल, यहाँ पे अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी ये प्रिंसिपल वैलिड है. तो ये ऑब्जेक्ट का मास m है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है. u इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, बराबर. अब एक कांस्टेंट ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है जो कंजर्वेटिव होना चाहिए. तो उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा v, क्योंकि फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करता है ना. एम आई करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. But yes, sir. But in this context, if you see the diagram, in this context, can I say u is more than v? Yes, am I correct in saying u is more than v?
आवाज आ रही है कि मेरी सबको? आ रही है सर। हाँ अरे तो सर, यस सर। यस सर। यस हाँ सर। हाँ तो मुझको एक चीज बताओ आप लोग, तो यू यहाँ पे ज्यादा होगा ना वी के कंपैरिजन में? Yes, sir. यस सर। लॉजिक से बात है, ये आपने लगा यहाँ पे ऑपोजिंग फोर्स। ऑपोजिंग फोर्स क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को कम करेगा, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, करेक्ट? यस सर। तो इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका मैं आपको समझाता हूं। देखो वी नो v is equal to u plus at, ओके, v is equal to u plus at। या आप ऐसे पकड़ के चलो, अपना जो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है दैट वी आर गोइंग टू यूज, अ थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। ओके, सो हमारा जो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एम आई करेक्ट इन दिस? यस सर। अब काम करो आप यस लोग, सर। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, कैन आई से इट विल बिकम नेगेटिव नाउ? यस सर। यहाँ पे लिंक हो रहा है ना वो चीज, क्योंकि u अगर ज्यादा है v से तो ये सब्ट्रैक्शन दोनों का नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है ना। फिर वेलोसिटी कम होने के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है ना। यस सर। यस बस बस यही तो हमको पार्ट चाहिए था। अगर ये हमको अगर पार्ट मिल गया तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ये सारी चीजें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देनी है। तो वर्क डन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं थ्रू कांस्टेंट ऑपोजिंग फोर्स। हाँ, ये जो वर्क डन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इट इज थ्रू कांस्टेंट ऑपोजिंग फोर्स, रिमेंबर दिस पार्ट। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। वर्क डन को और काइनेटिक एनर्जी को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है, उसके लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पे आप कांस्टेंट ऑपोजिंग फोर्स लगा रहे हो, ये तो सही है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम होने से पहले कुछ तो डिस्प्लेसमेंट करेगा ना, एस। Yes, sir. तो ये Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमने दिखाया है। तो थोड़ा सा इसको मैं अभी एक बेहतर डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी होगी। तो आपका अभी आइडिया क्लियर हो गया कि वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या होता है, कि वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को हमको रिलेट करना है ऑब्जेक्ट को। तो बस मैं आपको थोड़ा अच्छे डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। तो देखो, इसको पहले हम लोग ऐसे करेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, इसको ग्राउंड पर हमने रखा है। ओके, ग्राउंड पर हमने रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी था u, सपोज दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, ओके, इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस ऑब्जेक्ट हैज मास m उसका मास था। अब कुछ नहीं करना है, इन प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स। देखो यहाँ पे मैं कांस्टेंट इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप जो वर्ड का फॉर्मूला लगाते हो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो वर्डन का फॉर्मूला होता है ना, इसमें फोर्स कांस्टेंट होता है। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा ना। एम आई करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। Yes, sir. इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कांस्टेंट। Okay, sir. कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स, क्योंकि वर्क डन हमेशा अपोजिंग फोर्स से ही काउंट किया जाता है। अपोजिंग फोर्स होगा तो वर्क डन काउंट होता है ना हमारा Yes, sir. इन द अपोजिंग फोर्स। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली दिखा सकते हो। डायग्रामेटिकली तो क्या होगा? डायग्रामेटिकली आवाज करू नका रे बाळांनो, कोण आहे तो आवाज करणारा? एक सेकंड, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया, तो कांस्टेंट फोर्स लगाने के बाद यश गोटमारी, आवाज बंद कर रे बाबा। यस सर. आवाज तुझ्याकडे येतोय, कोणाकडे येतो? थांब जरा वन चेक करतो, थांब कोण आहे तो बघत। ओके, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट ऑपोजिंग फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे था, समझ लो ये पॉइंट ए था, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया, समझ लो पॉइंट बी तक आ गया, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक आ गया, समझ लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया पॉइंट बी तक। हाँ, लेकिन ऑपोजिंग फोर्स लगाने की वजह से उसका वेलोसिटी अब कम हो चुका है, तो वी को हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारा बी हो गया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिंग फोर्स दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से दैट, फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से दैट u is greater than v because there is opposing force involved, so the initial velocity is going to be always more than the final velocity, ठीक है। अब बेसिकली इस थ्योरम में क्या होता है ना कि एक लॉजिकल में आपको पहले समझा देता हूं कि बेसिकली इस थ्योरम में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर वर्णन करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, ऐसे ही थ्योरी बोल देता है बस। तो हमको कुछ नहीं करना है, वर्णन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन लाना है, तो इसलिए मैं स्लोली समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, वी नो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as होगा। अब ये माइनस 2as इसलिए आ गया क्योंकि वेलोसिटी कम होने की वजह से एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा इसको उल्टा करो, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन ऑन बोथ द साइड, multiplying by minus sign on both side, थोड़ा इक्वेशन को अच्छा बनाने के लिए मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो v माइनस हो जाएगा, u प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो टर्म भाई क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गई, ये प्लस हो गया 2as हो गया। एम आई करेक्ट व्हाट आई एम राइटिंग हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना, इसको भूलना मत आप लोग। अब देखो इसको याद रखना, भूलना मत। ओके, नाउ एक बार वेलोसिटी मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिंग फोर्स लगाने से पहले ऑब्जेक्ट का कुछ तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, वो क्या करे भाई, फिर हाफ एम यू स्क्वायर था ना, करेक्ट। ऑपोजिंग फोर्स लगाने से पहले ऑब्जेक्ट का काइनेटिक, अब ऑपोजिंग फोर्स लगाने से बाद ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, यानी वेलोसिटी चेंज हो गया, बराबर। अब वेलोसिटी चेंज हो, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, एम आई करेक्ट? Yes, Yeah. sir. अब मुझको बताओ, इक्वेशन नंबर 1 में अगर काइनेटिक एनर्जी लानी है तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m/2 से, Yes, sir. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m/2 से। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आगे देखो, यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, यू स्क्वायर माइनस, हमारा इक्वेशन क्या था देख लो, लिख रहा हूँ यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m/2, m/2, तो m/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका मतलब हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू 2as, तो ये 2 और 2 कट गया। सो ये अगर होने के बाद तो क्या ना यार, राइट इट एज, सॉरी इसको मैं v स्क्वायर लिखना भूल गया, यहाँ पे v स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। ओके, तो कैन आई से दिस इज आवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नाउ माइनस दिस इज आवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी is equal to mass into acceleration into displacement, mass into acceleration into displacement। अब बताओ मास एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है ना, Yes, sir. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमेशा कोई भी चेंज जो होता है ना, वो कैसे लिखा जाता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू लिखा जाता है ना। Yes, sir. तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसको अगर मैं फ्लिप करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझको। Yes, sir. तो इसका मतलब
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है क्या? देखो, तो कैन आई से नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे लिख रहा हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी। एम आई करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन ऑन द बॉडी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव साइन क्यों लगाया, बराबर ना? तो वही हमको मालूम है ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना एफ एस कॉस थीटा। एम आई करेक्ट? Yes. अब इस डायग्राम में देखो, ऑब्जेक्ट जा रहा था राइट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में जा रहा था, लेकिन हमने अपोजिंग फोर्स कहां पे लगाया? लेफ्ट हैंड साइड में लगाया ना। फिर आप यहाँ पे सोच के देखो, हमारा ऑब्जेक्ट जो जा रहा था वो राइट में जा रहा था, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा था, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ए टू बी होगा। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए टू बी होगा तो उस पर लगने वाला अपोजिंग फोर्स क्या है? बी टू ए है ना। क्लियर हो गया देखो सबको? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट ए टू बी था, लेकिन हमने जो अपोजिंग फोर्स लगाया वो बी टू ए है। तो डायरेक्शन में मैंने क्या बोला, अगर दो फोर्सेस का डायरेक्शन इसको एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट यानी उनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 180 का ना। Yes, sir. Yes, sir. या आप इसको ऐसे दिखाओ, नो प्रॉब्लम इन दैट, ऐसे दिखाया मैंने, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, अब Yes, ऐसे देखो, अब ऐसे देखने के बाद वेक्टर को शिफ्ट करके देख सकते हो। अब इन दोनों के बीच का एंगल आ रहा है 180 डिग्री का, यानी डिस्प्लेसमेंट जा रहा है पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में और अपोजिंग फोर्स लगा रहा है पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों के बीच में एंगल 180 का आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप cos 180 डाल के भी देखोगे ना, cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। Yes, sir. तो इसलिए Yes, वर्ड, sir. इसलिए तो वर्ड आपका निगेटिव आना चाहिए ना फिर इस केस में। You understood this part? Yes, sir. Why the work done is coming negative? क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ Yes, आपको, sir. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 180 होगा तो वर्क डन आपका निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना। अब हमने क्या किया, ये जो अपोजिंग फोर्स ने उस बॉडी पर वर्क डन किया, अपोजिंग फोर्स ने उस बॉडी पर वर्क डन करने की वजह से उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नहीं होता, किसी भी मूविंग बॉडी पर अगर आपने वर्क डन किया तो उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होना ही है। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है ना। जैसे हमारी कार है, अगर कार हमारी कुछ वेलोसिटी के साथ जा रही है, यू वेलोसिटी के साथ जा रही है, अगर बीच में कोई हैंकॉक आ गया, हैंकॉक बोलो या आप उसको क्या बोलते हैं, सुपरमैन आ गया, बीच में आ गया सुपरमैन, और सुपरमैन हमारा उस पर वर्णन करेगा, ये हो गया सुपरमैन क्रोनोस प्लैनेट से आ चुका है सुपरमैन। तो सुपरमैन क्या करेगा, हमारा इस गाड़ी पर अपोजिंग फोर्स लगाएगा। तो सुपरमैन ने वर्णन किया, सुपरमैन ने वर्णन किया, तो सुपरमैन ने अगर वर्णन किया तो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, या कोई गॉडजिला हो गया, या हल्क होगा, इनक्रेडिबल हल्क। तो फिर सुपरमैन जब वर्णन करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। सो बेसिकली वेरी वेरी सिंपल थ्योरम, यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट Yes, sir. बट यू रिमेंबर दिस पार्ट कि ये दिस वर्डन शुड बी बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अदरवाइज दिस थ्योरम इज नॉट वैलिड। दिस वर्डन शुड बी बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अदरवाइज दिस थ्योरम इज नॉट वैलिड। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपने ऊपर थ्रो किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस मोशन को अपोज करेगा और उस ऑब्जेक्ट को नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली बात है फिर ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा ना। फिर अगर देखो, मैंने आपको यही थ्योरम को अगर मैंने ग्रेविटेशन फोर्स के केस में लगा के दिखाऊंगा। देखो, अगर आपने किसी बॉल को ऊपर थ्रो किया, किसी बॉल को अगर आपने ऊपर थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड से, ओके, u मीटर पर सेकंड से अगर आपने किसी 1 सेकंड होल्ड करो,
चल रहा है। ओके आ गया, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने यू मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया। अब सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट अब ऊपर जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर यहाँ पे गया और ऊपर जाते जाते उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, वी हो गया, वी मीटर पर सेकंड हो गया। तो लॉजिक से बात है, अब समझ लो ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट चला गया। तो यहाँ पे लॉजिक से बात है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट पर जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट अपोजिंग फोर्स नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये अपोजिंग Yes, sir. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। ये रिमेंबर दिस पार्ट, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम यू स्क्वायर था, लेकिन इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होकर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। अब फाइनल मुझको बताओ, एक सर्टेन हाइट रीच करने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट रुक जाता है, यानी उसका मतलब उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि उस पर ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट फोर्स ने उस पर वर्क डन किया। सो यहाँ पे अगर वर्क डन आप निकालना चाहते हो, वर्क डन बाय ऑपोजिट फोर्स, वर्क डन बाय ऑपोजिट फोर्स अगर आप निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। समझ लो मैंने आइडियल केस लिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ऐसे पकड़ के चलो, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 है। तो इसका मतलब वर्ड नेगेटिव आएगा, तो माइनस एफ जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। सो कैन आई से एफ जी इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर? एम आई करेक्ट नाउ? Yes, sir. So Yes, sir. you understood how to apply work energy principle now? Yes, sir. बस इतना सही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसके और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द आइडिया। चलो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। अभी किसी को डाउट है क्या? देखो इस केस में भी सर वो जो सेकंड केस था उसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करनी क्या? एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी करके कोई एनर्जी होती नहीं। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी असल में वर्क डन ही होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली उससे वहां पे वो वर्क डन ही होता है। एक्चुअली मुझको बताओ, कोई पोटेंशियल एनर्जी करके टर्म होती है क्या एक्चुअली असल में? लगता है आपको? अब मुझको बताओ, एक सिंपल में केस बताता हूँ। ये स्प्रिंग है, हाँ ये स्प्रिंग है। आप क्या करते हो, इस स्प्रिंग का पॉइंट समझ लो ए पॉइंट है और स्प्रिंग का बी पॉइंट है। आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो इसका मतलब आप स्प्रिंग पर क्या कर रहे हो रे? फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का वर्क कर रहे हैं। वर्क डन कर रहे हैं ना Work बेसिकली। done. हाँ तो मुझको बताओ, Work done. इस स्प्रिंग पर अगर हम लोगों ने वर्क डन किया तो स्प्रिंग ऐसी होगी, समझ लिया ऐसी स्प्रिंग होगी। तो आप क्या बोलते हो कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भर गया ना? Yes. Yes, sir. Yes. क्यों पोटेंशियल एनर्जी भर गया बोलते हो? क्योंकि अगर आपने यहाँ से हाथ छोड़ा तो इस स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी आता है ना। Yes, sir. Yes, sir. और स्कूल से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में होता है, बराबर? Yes, sir. Yes, अब sir. अब भाई मुझको बताओ, मैंने इस पर वर्क डन किया तभी जाके पोटेंशियल एनर्जी आया ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी करके कोई एनर्जी होती नहीं, वर्क डन होता है असल में। उस वर्क डन को ही हम लोग दूसरा नाम देते थे पोटेंशियल एनर्जी करके, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है सिस्टम में। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या बेसिकली मालूम है क्या, अगर आपने इसी क्वेश्चन को अगर पोटेंशियल एनर्जी में सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो यू कैन राइट इट एज mgh। कैसे mgh लिख सकते हो मुझको बताओ? ये जो डिस्प्लेसमेंट s दिख रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट s, इसी को बोलो कि हाइट h। यस सर। डिस्प्लेसमेंट को हाइट h बोल दूंगा ना, तो मुझको बताओ यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। एम आई करेक्ट? Yes, यस sir. सर। अब मुझको बताओ फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यस सर। तो क्या हो गया, Yes.
mgh इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक में हो गया ना फिर। yes sir, Now you understood how can we convert the potential into kinetic? yes sir, तो यही तो बोल रहा था ना, Yes, sir. बेसिकली क्या होता है कि कोई पोटेंशियल एनर्जी करके एनर्जी होती नहीं, असल में बेसिकली वो वर्क डन होता है, उसी से हम लोग उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी वहां पे आ रहा है करके। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? sir, Yes, sir. ओके, तो जस्ट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, फिजिक्स में बच्चे यही इसी में डाउट करते हैं कि वो उनको लगता है पोटेंशियल एनर्जी अलग एनर्जी, एक्चुअली पोटेंशियल कोई अलग नहीं होती, वर्क डन होता है। अगर आप हमें यही क्वेश्चन अगर पोटेंशियल में सॉल्व करके दिखाओ ना, तो आप देखो इसमें ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यही क्वेश्चन अगर पोटेंशियल में सॉल्व करो ना तो कुछ भी नहीं, अभी मैंने प्रूव भी किया था। देखो समझ लो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, तो कुछ हाइट h कवर किया, ओके, तो हाइट h कवर करने का मतलब इस हाइट पर उस ऑब्जेक्ट में आएगा पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और समझो उल्टा केस पकड़ लो, उल्टा पकड़ लो, मैंने ऊपर से नीचे आऊंगा। अब इनिशियली ऑब्जेक्ट थ्रो करने से पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 थी, एम आई करेक्ट? Yes, yes sir. sir, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में 0 पकड़ रहा था, क्योंकि अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से अब नीचे जाना शुरू करूंगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जब नीचे जाना शुरू करेगा तब उसमें कुछ फाइनल वेलोसिटी आएगी v, तो फाइनल वेलोसिटी v आ गई, तो उसका मतलब उसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज नथिंग बट द हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट है? yes sir, और यही इसी Yes, को, sir. और इसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड पकड़ लेते हैं, और ग्राउंड पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी 0 होते हैं ना फाइनल, yes sir, और ये इनिशियल काइनेटिक Yes, एनर्जी। sir. और हमने पिछली बार पढ़ा था किसी भी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है ना, Yes, sir. क्योंकि मैंने बोला था अगर कंजर्वेटिव अगर फोर्स इन्वॉल्व होगा, तो किसी भी पॉइंट पर कंजर्वेटिव अगर फोर्स इन्वॉल्व होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, ठीक है, यानी Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने टोटल एनर्जी निकाला तो mgh प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैंने टोटल एनर्जी अगर निकालूंगा तो 0 प्लस हाफ एम स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो इससे प्रूव हो गया ना mgh इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, Yes, sir. तो हो गया ना, Yes. पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो गया काइनेटिक में। लेकिन ये जो मेथड है ना टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड लगता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से जाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में सब कुछ आया होता है, वो वर्क डन ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का काम कर रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? yes sir, Yes, sir. तो ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में हमको यूज करना आसान होता है, इसलिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को बनाया। अगर आप चाहते हो तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो किसी भी पॉइंट पर, अगर जहां पे सिस्टम में अगर कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, अगर किसी सिस्टम में अगर कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, तो वर्क डन बाय द कंजर्व सॉरी, उस केस में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ये रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व होती है, तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? Yes, sir. ओके, चलो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यू विल गेट अगेन, यू विल गेट द आइडिया। ओके चलो, बस बेसिकली इतना भी याद रखना कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बस इतना सही है। वो प्लस आ रहा है कि हमारे सारे वर्क डन वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, बस इतना से ध्यान रखना आपको। अब एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ 1 ग्राम, liquid drop of 1 gram falls from height of cliff, falls from height of the cliff 1 kilometer, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर पकड़ इसको, ठीक है। it hits the ground with a speed of 50 meter per second, the speed of 50 meter per second. What is the work done by the unknown force? ओके, फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी वी विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ द g
दैट इज नथिंग बट द, या चलो जी का वैल्यू उसने दे दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे थोड़ा रीड कर लेते हो, स्लोली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका मास है 1 ग्राम का, वो क्लिप से नीचे गिरता है, उस क्लिप का हाइट है 1 किलोमीटर का। जब वो लिक्विड ड्रॉप ग्राउंड को हीट करेगा, लिक्विड ड्रॉप ग्राउंड को हीट कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन फोर्स। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, वर्क डन बाय द अननोन फोर्स निकालने से पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज कर लेते हैं, वर्क डन बाय द अननोन फोर्स, ठीक है। ओके, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे लगाने वाले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे लगाने वाले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो देखो थोड़ा सा मैं एग्जांपल को समझाता हूँ। यहाँ पे कोई क्लिफ ऐसा है, ऐसा समझ के चलो, यहाँ पे ऐसा कुछ तो क्लिफ है, ओके। यहाँ पे क्लिफ है, दिस इज क्लिफ। तो यहाँ से लिक्विड ड्रॉप फॉल हो रहा है नीचे की तरफ ग्राउंड पर, ओके, ग्राउंड पर फॉल कर रहा है। अब सिंपल सी बात क्या है, वो बोल रहा है कि उस ड्रॉप पर वर्क डन बाय द अननोन फोर्स निकालना है आपको। तो वर्क डन बाय द अननोन फोर्स का मतलब क्या होता है कि इस लिक्विड के ड्रॉप का जो मोशन है उसको अपोज करने वाला कोई तो फोर्स होगा, अपोजिंग फोर्स, उसी को बोलते हैं कि वर्क डन बाय द अननोन फोर्स। ये ध्यान रखना, वर्क डन बाय द अननोन फोर्स। तो मैं अलग अलग अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। मैं अब पहला वाला मेरा अप्रोच है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वो लगा दो, उसके बाद फॉर्मूला का बेस्ड, दोनों तरफ से मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। समझ लो यहाँ पे जो लिक्विड ड्रॉप इनिशियली ऊपर था क्लिफ पर, उसका पोटेंशियल एनर्जी था mgh। एम आई करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। यस क्लिफ का जो हाइट है वो है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे उसको वैल्यू हम लोग पुट करके ले लेते हैं। सो दिस इज 1000 mg। 1000 इंटू मास उसका हो गया 1 और ग्रेविटेशन हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे हमने इस यहाँ पे लिखा। तो इसका फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा 980 मीटर पर 980 जूल। एम आई करेक्ट? यस सर। नहीं, जूल में नहीं होगा एक्चुअली, वो नहीं। किलो, एक्चुअली यहाँ पे हमने मास केजी भी लेना है सर। अच्छा सॉरी, मास ग्राम में दिया है ना वो, सॉरी फॉर दैट, हाँ मास ग्राम में दिया है क्योंकि वो तब तक वो जूल में नहीं आएगा ना, किलोग्राम में जब तक होगा। तो यहाँ पे होगा 1 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे जो मास है ना ये किलोग्राम में लेना पड़ेगा आपको, एसआई यूनिट में, नहीं तो वो जूल में आंसर नहीं आता। क्योंकि एक्चुअली जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है ना, और न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये मीटर होता है। ये किलोग्राम होना जरूरी है जूल के लिए, ये ध्यान रखना आप लोग। तो 10⁻³ क्या है, इंटू 9.8 हमने यहाँ पे किया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया 10⁻³ और ये 1000 कट गया। तो कैन आई से नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज 9.8 जूल। ओके, अब मुझको बताओ इनिशियली इस लिक्विड ड्रॉप का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल 0 था ना? 0। यस सर। इनिशियली यानी गिरने से पहले वेलोसिटी कितना था? अभी लिक्विड का ड्रॉप समझ लो यहाँ पे क्लिप पर कहीं चिपका था, तो गिरने से पहले तो उसका वेलोसिटी 0 था ना? यस सर। यस सर। ये बोल रहा हूँ। तो गिरने से पहले उसका वेलोसिटी 0 था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसका 0 था। एम आई करेक्ट? यस सर। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला भी अप्रोच आपको आना चाहिए, दोनों भी अप्रोच आने चाहिए, फॉर्मूला के भी अप्रोच आना चाहिए और ये वाला अप्रोच। अब मैं क्या करूंगा, टोटल एनर्जी इनिशियल निकालूंगा। टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यस सर। So 9.8 plus 0, can I say the total energy initially that liquid drop has 9.8 joule? यस सर। Okay. Okay. अब देखो, अब ये तो हमारा हो गया टोटल एनर्जी का कंसेप्ट। अब जब लिक्विड ड्रॉप नीचे जाना शुरू करेगा ना, तो नीचे समझ लो जस्ट बिफोर द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ऐसे इमेजिन करो लिक्विड ड्रॉप ग्राउंड को हिट करने से पहले, जस्ट बिफोर द हिटिंग द ग्राउंड, उसमें कुछ वेलोसिटी आ गया, और वो वेलोसिटी आ गया v। वो वेलोसिटी उसमें आ गया एक्चुअली
एक्चुअली v आ गया. So can I say this is a v is the final velocity? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो तो उसने यहाँ पे आपको ऑलरेडी वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकंड. सो इट हिट्स द ग्राउंड विथ 50 मीटर पर सेकंड. तो कैन आई से नाउ माय वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड. अब अगर मुझको वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड उसने दिया है तो नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन फाइंड आउट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी देयर. तो यहाँ पे देखो, Yes, sir. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, ये वेलोसिटी को पहले लिख लेता हूँ और उसका काइनेटिक एनर्जी 50 मीटर पर सेकंड. सो नाउ एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी दैट इज नथिंग बट द हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मास को किलोग्राम में लेना है. तो 10⁻³ आ गया मास किलोग्राम में, क्योंकि 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ किलोग्राम और 50 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर. तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व जब करूंगा तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है बराबर. Yes, sir. Yes, sir. तो 10⁻³ का मतलब 2.5 हो गया. 2.5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.25 हो जाएगा. करेक्ट आ रहा है क्या? देखो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो वो ऑलमोस्ट 0 होगा. 0. अभी देखो अभी क्या होता है ना, जब तक तो ग्राउंड को हिट नहीं करते तब तक 0 बोल नहीं सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो बोल सकते हैं ना हम लोग. Yes, sir. Yes, sir. तो उसके लिए हम लोग ऊपर का एरर निगलेक्ट कर देते हैं. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड आउट द टोटल एनर्जी बराबर. वी कैन फाइंड आउट द टोटल एनर्जी. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी में निकालूंगा तो 1.25 प्लस 0 जूल आ रहा है बराबर. तो इसका मतलब ये आ रहा है 1.25 जूल आ रहा है. एम आई करेक्ट? Yes, sir. अब एक आपका कंसेप्ट शायद से पिछले वाला एक कंसेप्ट भी और एक आपका अच्छे से क्लियर होगा इस एग्जांपल की वजह से. अब मुझको एक चीज बताओ कि यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं हो रहा है बराबर. अब एक मुझको एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी मोशन में जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स अगर इन्वॉल्व होगा तभी टोटल एनर्जी कंजर्व होता है. लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होता. एम आई करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज बच्चों प्रूव हो गई कि ये जो अननोन फोर्स है, दिस अननोन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. अननोन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. और लॉजिकली बात है, वो अननोन फोर्स कौन सा है ये निकालने के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इतना तो बेसिकली हमको पता लग रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो अननोन फोर्स उसको अपोज करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में ना. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा अननोन फोर्स होगा जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में अपोज करेगा, क्योंकि वर्क डन बाय द अननोन फोर्स है ना. अननोन फोर्स अगर वर्क डन कर रहे तो हमेशा देखो वर्क डन अपोजिंग फोर्स के बेसिस पर ही काउंट होता है. ओके, सो यू अंडरस्टूड अपोजिंग फोर्सेस पर. अब मुझको बताओ इस अननोन फोर्स ने क्या उस ऑब्जेक्ट के टोटल एनर्जी को कम किया. इस अननोन फोर्स ने क्या किया, ऑब्जेक्ट के टोटल एनर्जी को कम किया. तो अब देखो ये जो अननोन फोर्स है ये ढूंढना बहुत आसान है. ये अननोन फोर्स इज नथिंग बट द एयर रेजिस्टेंस. अब आई बात समझ में? ड्रैग फोर्स बोलते हैं ना हम लोग एयर रेजिस्टेंस को, क्या बोलते हैं? Yes, sir. Drag force. Yes, sir. ड्रैग फोर्स. और ये एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव होता है, तो इसमें टोटल एनर्जी कभी भी जिंदगी में कंजर्व नहीं होगी. अब इसका मतलब कैन आई से टोटल एनर्जी फिर लॉस हो गया ना, इसका मतलब Yes, sir. Yes, sir. यानी यहाँ पे टोटल एनर्जी का डेसिपेशन हो गया, लॉस हो गया. तो कैन आई से लॉस इन टोटल एनर्जी, कैन आई फाइंड आउट? Yes, sir. Yes, sir. सो कैन आई से लॉस इन टोटल एनर्जी क्या होगा? फाइनल वैल्यू 1.25 माइनस इनिशियल वैल्यू 9.8. एम आई राइटिंग करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So am I correct in writing this minus 8.55 joule now? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये जो निगेटिव 8.55 जूल दिया है ना, यही तो वर्डन किया उस एयर रेजिस्टेंस ने उस Air ऑब्जेक्ट, resistance. यही तो वर्डन किया एयर रेजिस्टेंस ने उस लिक्विड के ड्रॉप पर. तो
और इसलिए हमारी उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कम हो गई, और उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कम होने की क्यों हो गया? क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिनन है। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, जैसे कोई मेटेरॉइड आ गया अर्थ पर, मेटेरॉइड, अब अर्थ पर मेटेरॉइड आ गया, तो उस मेटेरॉइड अर्थ पर हिट करने से पहले उसमें कुछ तो टोटल एनर्जी होती है ना मेटेरॉइड में। Yes, sir. तो Yes, sir. एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, उस मेटेरॉइड की टोटल एनर्जी को कम करता है। और आप बोलेगे सिर्फ फिर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई कैसे हो रहा है? अरे भाई एक सोच के देखो, आप मेटेरॉइड जो हिट कर रहा है, समझ लीजिए मेटेरॉइड ही है, अर्थ को हिट करने से पहले, अर्थ को हिट करने से पहले उसमें कुछ टोटल एनर्जी था, उस एयर रेजिस्टेंस ने या ड्रैग फोर्स ने उसका टोटल एनर्जी कम किया। लेकिन अगर कहीं एनर्जी कम होगी तो कहीं तो बढ़नी चाहिए ना फिर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आप सोचोगे कि एनर्जी कहाँ पे तो कम होगी तो कहाँ पे बढ़नी चाहिए, तो लॉजिकली बात है, वो मेटेरियल जो जलता है ना, हीट होता है ना, हीट, Hmm. तो यहाँ पे एनर्जी उस मेटेरियल की लॉस होगी तो वो हीट में कन्वर्ट हो गई। नाउ यू अंडरस्टूड। देखो इसे, यही एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ने के लिए। देखो ये हमारा अर्थ है, अब अर्थ पर ये समझ लो, वही मैं एक कॉन्टेक्स्ट में पकड़ लेता हूँ कि इसका टोटल एनर्जी 9.8 जूल है, और ये समझ लो हमारा एयर एटमॉस्फेयर, एयर का। जैसे ही द मोमेंट दिस मैटर एंटर इनटू द एयर, तो व्हाट विल डू, दिस एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, उसको एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस में जो वर्क डन, टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो यहाँ पे समझ लो टोटल एनर्जी उस मेटेरियल का आ गया 1.25 जूल। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो गया, टोटल एनर्जी। तो कितना लॉस हो गया? तो देखो, लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ मेटेरॉइड, is nothing but 1.25 minus 9.8, 1.25 minus 9.8, और ये आ गया minus 8.5 जूल। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहीं तो एनर्जी अगर कम हो गई तो कहीं तो बढ़नी चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी अगर कम हो गया, लॉस हो गया, तो वो एनर्जी कन्वर्ट कर जाती है हीट में। तो हीट की वजह से मेटेरॉइड वो जलना लगता है, और जलने की वजह से उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और अर्थ पर आते हो तो उसका वेलोसिटी भी कम हो जाता है, हीट की वजह से टुकड़े हो जाते हैं, तो हम लोग बच जाते हैं ना उसकी वजह से। Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, वो जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है। अब बताओ, मैंने इसमें कहाँ पे फॉर्मूला लगा क्या? No. No. तो यही बोल रहा हूँ, साइंस में हर बार कोई फॉर्मूले से कुछ नहीं होता, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है ना फिर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बार अपना ही लॉजिक और दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है। ये फॉर्मूला कैसा होता है, देखो डेरिवेशन होता है, उसके चक्कर में हमेशा नहीं पढ़ना है आपको। बेसिक अपना भी थोड़ा थिंकिंग यूज करो कि असल में चीजें कैसे चल रही है। अच्छा, यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही तो कहाँ पर लॉस होगा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है तो कहीं तो गेन होनी चाहिए। तो गेन किस में हो रहा है? इस एयर रेजिस्टेंस, एयर और उस लिक्विड ड्रॉप के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. और उससे हीट डेवलप होती है, और उस हीट में वो एनर्जी चली गई। फिर इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी वैलिड हो रहा है ना फिर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये इंपॉर्टेंट होता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच का डिफरेंस। अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होता तो टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। सो यू अंडरस्टूड बेसिकली व्हाट इज द बेसिक मीनिंग बिटवीन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। Yes, sir. हाँ, उस वक्त में उस दिन ये वाला एग्जांपल बताने वाला था, लेकिन छोड़ दो, अभी क्या आगे हम तो पढ़ने वाले, इसलिए मैंने उसमें डिटेल में कुछ नहीं पढ़ता था, तो वहां पे मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। Yes, sir. इन केस ऑफ Non-conservative. in case of non-conservative force, total energy am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो भैया ये इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, यहीं पर चीजें ऐसी चलती है। कहीं के बीच में अगर मैंने छोड़ दिया ना, वो ध्यान से सुनना कि वही कहीं तो मुझको आगे पढ़ाना होता है।
एक क्वेश्चन आप ले लो होमवर्क के लिए। अभी मैं आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन बताता हूँ, देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। अब आपको पहला लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप लोग होमवर्क के लिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लो या कैसे लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर होमवर्क, स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम, स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ वही वर्क एनर्जी थ्योरम पर। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम travels 0.5 kilogram travels in a straight line with velocity v is equal to ax raised to 3 by 2, where a is equal to नहीं, ये छोड़ो, थोड़ा ये इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। एक्सप्रेशन थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है इसमें, बाउंड्री कंडीशन डाल के इसको सॉल्व करना पड़ता है। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो उससे बेहतर है आप अभी हमने जो सॉल्व एग्जांपल लिया ना उसी को आप सॉल्व करो, और ये नोट लिखना मत भूलना, उसी क्वेश्चन के बाद ये नोट लिखना मत भूलना कि इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द टोटल एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, बस। तो दो क्वेश्चन तो अभी, और लिक्विड ड्रॉप वाला क्वेश्चन वो वाला भी होमवर्क के लिए अभी आपको बिना देख के लिखना है, आपको सॉल्व करना है, डायग्राम वगैरह खुद से बनाना है, बिना देख के इसको सॉल्व करना है। सिर्फ क्वेश्चन देखो और बिना देख के इसको सॉल्व करो। तो दो क्वेश्चन तो अभी मैंने फिलहाल दिए, अभी अपना लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी मुझको आगे का पार्ट पढ़ाना है। ओके, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वही भी अभी लिख रहा था, वही सॉल्व करके दिखाता हूं आपको मैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, न्यूमेरिकल। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kilogram travels 0.5 kilogram travels in a straight line with velocity v is equal to ax raised to 3 by 2 and a is equal to 5 meter raised to minus 1 by 2। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन सिंपल है, बताता हूँ। सेकंड रेस्ट टू -1, what is the work done by the net force? During displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter। ओके, x इक्वल 0 टू x इक्वल 2 मीटर। अब इस क्वेश्चन में काम करो आप लोग। मास यहाँ पे आपको बॉडी का मास दे दिया 0.5 किलोग्राम, वेलोसिटी आपको दे दी ax रेस टू 3 by 2 और एक्सेलरेशन दे दिया आपको 5 मीटर रेस टू -1/2 इंटू सेकेंड रेस टू -1। ठीक है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटीज भी अलग अलग होंगी ना फिर, एम आई करेक्ट? तो इससे हम लोग v1 v2 निकाल सकते हैं। तो v1 के लिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x1, तो इसको मैं x1 बेसिकली बोल देता हूँ और इसको x2 बोल देता हूँ। तो इसका मतलब a इंटू 0 रेस टू 3 by 2, तो फाइनल आंसर हमारा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब v2 निकालेंगे a इंटू x2 रेस टू 3 by 2, दैट इज नथिंग बट a का तो वैल्यू हमको पुट करना, यहाँ पे पुट करना बहुत जरूरी है। तो a का वैल्यू जो यहाँ पे हमारा होगा वो होगा 5 इंटू x2 होगा 2 रेस टू 3 by 2। ओके, सो कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट ओके,
कैन आई से दिस इज द क्यूब ऑफ √2? √2 का क्यूब होगा ये, तो √2 into √2 into √2, तो 2 फाइंड आउट रूट, सो कैन आई से दिस इज 10 √2 नाउ? ओके तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर उन्होंने एक्सेलरेशन को ऐसा क्यों दिया? अरे भाई वो क्या है मालूम है क्या? देखो एक सिंपल सी मैं आपको चीज बताता हूँ, एक्सेलरेशन का यूनिट के बारे में आप सोचना भूल जाओ। एक्चुअली मीटर रेस टू -12 है और सेकंड रेस टू -1 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। देखो एक्सेलरेशन तो यूनिट डाला मैंने, मल्टीप्लाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये +1 होगा ना नीचे आने के बाद, और ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? मीटर रेस टू 3/2 होता है ना। अब मुझको बताओ, ये मीटर रेस टू -12 प्लस 3/2 पर सेकंड। अब बताओ -12 प्लस 3/2 कितना होगा रे? 1 होगा ना, मीटर पर सेकंड आ गया ना ये। Yes, sir. Now you understood why they are giving the unit of acceleration like this? Yes, sir. कुछ नहीं है, बराबर है। उसमें कंफ्यूज नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, दूसरा कुछ नहीं किया उसने। बेसिकली वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए उसने ऐसा कर दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर रेस टू 3/2 आ रहा है ना, उसके लिए उसने वो डायमेंशनल एनालिसिस वहां पे लगा दिया। बस दूसरा हमको क्या करना है? हमको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो कैन आई से ½ mv2² minus ½ mv1²। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम ना। Yes, sir. बस लगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे मास है क्या 0.5 और वेलोसिटी है क्या 10√2 का स्क्वायर, और ये माइनस तो वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा माइनस ये 0 हो जाएगा। ½ into 0.5 तो 10 रूट का स्क्वायर क्या होगा रे भाई? 200 आएगा, बराबर। वेरी गुड वेरी गुड, 200 आएगा। लेकिन 200 का ये 100 आ गया, और 100 का परत हाफ होगा 50 जूल। एम आई करेक्ट व्हाट आई एम राइटिंग हियर? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला देन? Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी पिछले केस में देखो, यहाँ पे भी फॉर्मूला में यूज कर सकता था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, लेकिन क्या है ना, आपको प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल खुद से घुमाना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा। अभी मुझको लगता है कि ये जो मैंने मेथड बताया ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, इसी मेथड से एग्जांपल पूरा सिंपल है। ये फॉर्मूले से जाओगे ना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, ठीक है? अब यहाँ पे वो फॉर्मूला वैसे वर्डन का लगाना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जो वर्डन का फॉर्मूला प्रूव किया है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए प्रूव किया है ना। Yes, sir. तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए प्रूव किया, तो इसका मतलब इसको इसी तरीके से सॉल्व करना बेहतर होगा विदाउट यूजिंग अ फॉर्मूला। क्योंकि एक ध्यान से सुनना कि ये वाला फॉर्मूला आप कब लगा सकते हो कि जब वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, तभी लगा सकते हो आप। टोटल 10%। हां इंटर ग्रुपचा आहे का सक्पा? नाही तू मागच्या राहिलेला ऑरेंज ग्रुपचा आहे। हां ऑरेंज ग्रुप। हां ते मागे पण नव्हता आला ना। Okay. So you understood how to do this question, and you understood the why there is a unit of this acceleration like this. Sir. कुछ नहीं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड करने के लिए उन्होंने ऐसे रखा है, दूसरा इसका कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक भी नहीं इसके पीछे, ठीक है? ओके ओके, तो चलो फिर ये वाला भी क्वेश्चन आप थर्ड क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए लिखो, बिना देखे सॉल्व करो। मैंने सॉल्व करके दिया, ये क्वेश्चन आपको बिना देखे सॉल्व करना है, ठीक है? Okay, sir. वीडियो भेज दीजिए सर। हाँ वीडियो भेज देता हूँ, और नोट्स भी पहले 2 मिनट रुको, पीडीएफ पहले सेव कर लेता हूँ। पीडीएफ सेव हो गया तो मेरा काम खत्म हो गया। ओके ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये वाला, ये दूसरा न्यूमेरिकल बिना देखे सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन देखो और स्टेट एंड एक्सप्लेन द वर्क एनर्जी थ्योरम, बस। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो पुली के क्वेश्चंस
और कोलिजन का पार्ट हम लोग पढ़ने वाले, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा बड़ा Okay, चैप्टर है sir. जो 12th में अपने को इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक। चलो फिर, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Hi, sir.